इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिशों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए भारत में ब्रिटिश का साम्राज्यवाद का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। कच्चे माल की खरीदारी हो, चाहे सैनिकों को देने के लिए वेतन हो, सिविलों को देने के लिए वेतन हो, इसके लिए तो धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और क्या हुआ कि इन लोगों को दिखाई दे रहा था भारत में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व। क्या दिखाई दे रहा था? भू राजस्व दिखाई दे रहा था। तो इसी कारण से इन लोगों ने यहाँ पर तरह तरह के नियम बनाए, तरह तरह के व्यवस्था लाए, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक शोषण किया जा सके, किसानों को अधिक से अधिक आय प्राप्त किया जा सके कंपनी को, ताकि इंग्लैंड में, लंदन में, ब्रिटिश में उनको मुनाफा हो। तो इसी कारण देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद राजस्व उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी अलग अलग दीवानों को दी गई। तो जिसमें उड़ीसा में उपदीवान के रूप में राय दुर्लभ था, वही बिहार में सिताब राय था, वही बंगाल में मोहम्मद राजा खान था। इस प्रकार से अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए थे। किसके लिए? भू राजस्व की लगान वसूल करने के लिए। और ये दीवान लोग भू राजस्व की लगान वसूलने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किए थे, ठेकेदार को लोग। और ये ठेकेदार क्या करते थे? किसानों से अधिक शोषण करते थे, अधिक शोषण। और देखिए जमींदारों को भी ये लोग नहीं छोड़ते थे, ठेकेदार लोग, क्योंकि जमींदारों की इससे स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और इस प्रकार अंततः इसमें व्याप्त असंगतियों को देखते हुए वारेन हेस्टिंग 1772 में आया और द्वैध शासन को समाप्त किया, और 1772 में ही अपना एक व्यवस्था लाया अपने ही शासनकाल में, जिसको हम लोग कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था, और एक ऐसी व्यवस्था थी जो पंचवर्षीय थी, 5 वर्ष के लिए थी, मतलब 55 वर्ष के लिए। तो क्या हुआ कि इस व्यवस्था में ऐसा क्या हुआ कि इसमें नीलामी होता था, और जो ठेकेदार सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को भूमि का मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता था। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को भू राजस्व का मतलब वसूलने का अधिकार मिलता था इजारेदारी व्यवस्था में। और क्या किया इन लोगों ने? जमींदार, देखिए वारेन हेस्टिंग क्या किया कि इसमें जमींदार लोग को दूर रखा। अब पता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार लोग की कितनी भूमिका होती है, वो सर्वज्ञाता होते हैं अपने एरिया के। और क्या किया वारेन हेस्टिंग? इन्हीं को लोग को दूर रखा, जमींदारों को दूर रखा। वो समझता था कि जमींदार अगर रहेगा तो कंपनी को अधिक मुनाफा से वंचित रह जाएगा, कंपनी जो है ना अधिक मुनाफा कर ही नहीं पाएगा जमींदारों के रहते हुए। तो इसी कारण से वो जमींदार को नहीं रखा। तो इसका प्रभाव यही हुआ कि ये लोग तो जमींदार को भी नहीं छोड़े, ठेकेदार लोग। तो क्या हुआ कि एक देखिए 1777 ईस्वी एक बिपिन चंद्रा का बुक है, उसमें 1777 दिया है। वही एक दृष्टि का क्विक बुक आता है हिस्ट्री का, उसमें 1776 दिया है। तो ये पंचवर्षीय जो थी उसका इजारेदारी की, वो 5 वर्ष को हटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। और इसमें अब की बार जमींदारों को भी साथ रखा, जमींदारों को भी साथ रखा। पता है अंग्रेज चाहते थे कि अमेरिका में हमारा तो उपनिवेश खत्म हो चुका है, और वे भारत में उपनिवेश मतलब भारत को उपनिवेश बनाना चाहते थे, और भारत में आर्थिक व्यवस्था को वो लोग शोषित करना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने यही सब देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस है, कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 तथा 1798 से 1801 तक। तो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 में एक नियम लाया 10 वर्षीय वाला, जो कि ये भी फ्लॉप हो गया। 10 वर्षीय लेकर आया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके बाद 3 लोग मिलकर, जैसे चार्ल्स ग्रांट थे, सर जॉन शोर थे, और ये स्वयं कॉर्नवालिस था, ये मिलकर अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी व्यवस्था इसी को बोलते हैं, इसी को जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि इसमें जमींदार लोग की भूमिका अहम रहेगा। तो देखिए जमींदारी व्यवस्था में
ज़मीन का मालिक जमींदार को बनाया गया। वो लोग खरीद सकते, वो लोग बेच सकते थे, और ये लोग सरकार तथा किसानों के बीच बिचौलिया का काम करते थे जमींदार लोग। और ये कार्नवालिस द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त लगाया था, ये कहाँ कहाँ था? तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड, उसके बाद कर्नाटक के उत्तरी जिला, उत्तरी कर्नाटक, ये सब एरिया था। और ये ब्रिटिश भूमि का 19% पर था। अस्थाई बंदोबस्त कितना प्रतिशत पर था? 19% पर था। और अस्थाई बंदोबस्त जो था ना, 10/11 भाग तो वो ले लेते थे सरकार, यानी ब्रिटिश ले लेते थे, और 1/11 भाग ये जमींदार लेते थे। ऐसा दर बनाया गया था। और इसके बाद ये 19% भूमि पर था। और ये जो 1793 में आया था, ये भी खास काम नहीं किया। इसमें देखिए, जमींदार कुछ लोग उदारवादी थे, मतलब उदार थे, मतलब सब के सब देख जरे थोड़े होता है। इसमें कुछ जमींदार उदारवाद थे, और इसीलिए एक कानून लाया गया 1794 में, जिसको सूर्यास्त का कानून बोलते हैं। और इस कानून के तहत जो किसान या जो जमींदार समय पर लगान वसूली कर नहीं पहुंचाते थे सरकार को, इसीलिए उसकी ज़मींदारी क्या हो जाती थी? रद्द कर दी जाती थी, रद्द कर दी जाती थी ज़मींदारी। इसको देखते हुए आपका 1794 में सूर्यास्त का कानून लाया गया था। तो इसके बाद आपका आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 में बारामहल में कैप्टन रीड ने इसको स्थापित किया था, मैंने इसको लगाया था इस व्यवस्था को। उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो ने इसको बम्बई में लगाया था। मद्रास में इसको लगाया था टॉमस मुनरो। कौन लगा था? मद्रास में टॉमस मुनरो। और 1825 में बम्बई में लगा था, 1825 में। और 1858 में ये संपूर्ण दक्कन प्रांत में फैल गया, 1858 में। तो देखिए, बात करें हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी? तो बम्बई प्रांत था, मद्रास प्रांत था, असम था, कुर्ग था, इन क्षेत्रों में, तथा पंजाब के भी कुछ क्षेत्र थे। इस तरह इसमें इन सब जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और ये ब्रिटिश भूमि का सबसे अधिक भूमि पर, यानी 51% भूमि पर ये लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लाई गई थी? तो इसमें देखिए, जमींदार जो थे वे बिचौलिया का काम करते थे, जो अस्थाई बंदोबस्त में, इसमें बिचौलिया का काम खत्म हो गया। और जो मनमाना ढंग से जो टैक्स है वो आपका अंग्रेज ही लगाने लगे, ब्रिटिश ही लगाने लगे किसानों पर, डायरेक्ट लगाने, मतलब ये जमींदारों का स्थान पर ये आ गए, ये खून चूसने लगे फिर आकर। तो यही था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद आपका आया महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को देखिए, 1819 ईस्वी में, 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने इसको सूत्रपात किया था। और 1822 ईस्वी में इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी, 1822 में। तो देखिए, 1822 में तो कानूनी प्राप्त होगा। और ये महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूमि की मात्र 30% भूमि पर ये सुचारू रूप से काम करते थे, 30% भूमि पर। और ये बात करें हम लोग, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ का थी? तो आपका बम्बई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, असम के प्रांत है, इन सबों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध हो गया, उसके बाद आगरा हो गया, इन सब क्षेत्रों में इसे लागू की गई थी। अगर हम लोग बात करें महालवाड़ी व्यवस्था की, तो इसमें महाल का मतलब होता है गांव, और गांव के मुखिया को जमीन टैक्स वसूलने का काम दे दिया गया था। महाल का मतलब होता है गांव, और गांव के मुखिया को सब टैक्स वसूलने का काम दे दिया गया था। देखिए, इस प्रकार हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त और बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? वारेन, क्या है आपका, लॉर्ड कर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में 1855 में। पहली आधुनिक पटसन मिल आपका रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 में। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल। तो ये था कि जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, इसका यही काम था।
नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। अब भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही, यानी तीनों के तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने किए थे अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में, धन के निष्कासन के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। आपको बताया गया है कि 1792 में बाड़ा महल में कैप्टन रीड ने इसको स्थापित किया था, तथा हार्ट मैकेंजी ने 1820 में, क्योंकि 1820 से 1827 तक ये मद्रास का गवर्नर बन के आया था। हार्ट मैकेंजी नहीं, क्या बोलते हैं, टॉमस मुनरो जो है 1820 से लेकर 1827 तक ये गवर्नर था मद्रास का, इसीलिए ये 1820 में ये लागू किया था रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 में लॉर्ड मेयो काल में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। आधुनिक शिक्षा के संबंध में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो अंग्रेजी को। देखिए, मैकाले समझता था अपने आप को कि भारतीय शिक्षा और भारतीय साहित्य जो है ये यूरोपीय शिक्षा के तरह तुलना में नीचा इसको दिखाया, आलोचना किया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यही है मध्य प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी, ये किसानों के थोड़ा हित में काम करती हैं। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 1925 में, एकवर्थ कमेटी। किस द्वारा? एकवर्थ कमेटी द्वारा। नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की देखिए, हाँ, एकवर्थ कमेटी, और इसको मिलाया गया था 1917 में विवेक देवराय समिति के तहत रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दिया था? यह आपका कार्ल मार्क्स दिए थे। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया? देखिए, इसका आंसर तो बंबई हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले असफल रूप से कहेगा तो कलकत्ता में, 1818 में फोर्ट गलास्टर में, वही 1851 में बंबई में, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन 1854 में बंबई में जो कि सफल हुआ था, और 1856 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उसकी कति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से एक समुचित रूप से परिभाषित करता है, ये बताना है। तो ये बताए थे कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट सुमिलित करना है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था, वही अवध लगान अधिनियम मद्रास काश्तकारी 1886 में आया था, वही दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था, उसके बाद मध्य प्रांत काश्तकारी 1883 में आया था, मिलान कीजिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कि भारतीय कृषि का क्या किया गया? वाणिज्यीकरण किया गया। भारतीय कृषि का क्या किया गया? वाणिज्यीकरण किया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। किसमें? वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू थी वे शामिल है। तो देखिए, महालवाड़ी मध्य प्रांत, गंगा घाटी मध्य प्रांत, कुछ भाग मराठों का अधिकृत क्षेत्र और पंजाब में मध्य प्रांत, उसके बाद आपका संयुक्त प्रांत यूपी के आगरा और अवध में। नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक, वही 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को लाला लाजपत राय ने लगाया था। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? तो देखिए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, ये सही है। विस्तृत भारतीय साम्राज्य के एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, यह भी सही है। आंतरिक विद्रोह व बाहरी आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, ये भी सही है। देखिए, इनमें सभी सही है। और तिलक ने इस बात को जानते हैं क्या कहा था? कहा था कि भारत में रेलवे का विकास वैसा ही है जैसे
दूसरी की औरत के अलंकार को देखने में होता है। दूसरी की औरतों को देखने को कहिए ना, अलंकार तो दूर की बात है, तो अलंकार को देखने में होता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये आपका जमींदार प्राप्त किए थे। जमींदार का इतना पैसा से बेग भर जाता था, कहिए मत। ये जमींदारी व्यवस्था यानी आपका अस्थाई बंदोबस्त में खूब माल खींचे थे। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटिल आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र है और ये अपना पुस्तक 1858 से 59 में लिखे थे। 1858 से 59 में लिखे थे। अगर पूछेगा 1857 के ठीक पहले तथा ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो बता सकते हैं कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, 55-56 में, और नील विद्रोह आपका 1858-59 में हुआ था। यही आपका 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्पादन की गुणवत्ता में कहीं कच्चे माल को, देखिए तटकर, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में था, वही 1853 में ये चलाया था, बिछाया था 1853 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो बम्बई से थाने, बम्बई से टेलीग्राफ लाइन है, टेलीग्राफ लाइन है, न कि रेल है। तो ये कलकत्ता और आगरा हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा। टेलीग्राफ लाइन की बात करें तो कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। रेलवे लाइन 1853 में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक चला था। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब? आधुनिक उद्योग 1850 में। आधुनिक उद्योग कब हुआ? 1850 में। सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस था, चार्ल्स ग्रांट थे और सर जॉनसन थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन था? कैप्टन रीड था, उसके बाद एल फ्लिस्टन था, और उसके बाद थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट था। नेक्स्ट है, समस्त अंग्रेजी भारत के सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व। देखिए, 51% पर कौन बताया? रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पर था। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर, महलवाड़ी 30% पर था। नेक्स्ट, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि, वही है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ये बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगाने निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया, बल्कि प्रत्येक महल या जागीर का एक भाग निश्चित किया गया, इसीलिए यह व्यवस्था का महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यह भी सही है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तो उनके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपका बिहार था। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? तो आपका कौन हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण था, उद्योगों में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी आयात कर था, इनमें से सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी, देखिए रैयतवाड़ी वाला फिर आ गया। तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कुर्ग, असम और बंगाल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में बंगाल में पड़ा रहा और 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख भूखमरी से लोग मारे, 30 लाख। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इस बात को उपयोग किया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध था, की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। किसने किया था? डेविड हेयर ने। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। सरकार का जमींदार पर कोई कंट्रोल था नहीं, इसीलिए नहीं पट्टा जारी कर रहा था। बाकी रैयतवाड़ी में पट्टा दिया गया था किसानों को, और जो किसान समय पर भुगतान नहीं किए थे उनसे जमींदारी छीन लिया जाता था, पट्टा छीन लिया जाता। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट, देखिए अंतिम रूप से कहा था 1833। नेक्स्ट है आपका 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉन क्लार्क।
अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू थे उनमें से कौन कौन, देखिए बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड में था। उसके बाद आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व कितना प्रतिशत, 89% देना पड़ता था। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की, देखिए औपचारिक रूप कहेगा तो 1822 में, नहीं तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा ये सूत्रपात किया गया था, लेकिन 1822 में सुचारू रूप से औपचारिक रूप से ये लागू किया गया था 1822 में। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, ये आपका डहसाला व्यवस्था, जो कि अकबर के समय टोडरमल द्वारा ये अपनाया गया था, अकबर के समय। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग किया था, मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है, तो दादा भाई नौरोजी है। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 का चार्टर एक द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया, चाय के साथ, चाय के साथ। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद कर दिया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। किसने किया था, बुकानन ने कहा था, बुकानन। ये मिलान करना है आपका, देखिए क्या कर रहे हैं। हटक समिति 1929 में आया था, ठीक है। लिडसे आयोग 1929 में आया था, ठीक है। संयुक्त समिति 1934 में आया था, ये भी ठीक है। सार्जेंट योजना 1944 में आया था, ये भी ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में संबंधित प्रस्ताव किए थे, तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, ये पूछ रहा है, तो रैयतवाड़ी 1820 हो जाएगा। कब हो गया, 1820। रैयतवाड़ी कब लागू थे, 1820 में। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्टिक काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी, तो प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास हुआ, इसका कारण था, तो ये आपका भारी उद्योगों का अभाव था, भारी उद्योगों का अभाव। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, आर्थिक, यही तो टॉपिक था आज का, आर्थिक। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था संबंधित था, तो आपका रैयतवाड़ी से। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से, कैप्टन रीड थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड आपका 12 महल से स्थापित किया था, वही मद्रास में आपका थॉमस मुनरो 1820 में, क्योंकि 1820 से 1827 तक ये बंगाल का मद्रास का गवर्नर था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया। 1793 कौन कौन, कार्नवालिस, सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को क्या कहते हैं, तो जागीरदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों की आवंटित भूमि को जमींदारी प्रणाली कहते हैं, जमींदारी, वही अस्थायी बंदोबस्त वाला। उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को, यह रैयतवाड़ी के अंतर्गत था। वही ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती को महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, तो धन के निकास को, धन के निकास को। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेल के क्षेत्र किया, तो बुकानन हो गया। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। अंग्रेजी घुसपैठ ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था, तो कार्ल मार्क्स का था, कार्ल मार्क्स। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी, तो ये आपका इतना तक था। देखिए कार्ल मार्क्स ये भी बोले थे कि जिस देश में लोहा और कोयला है और उस देश में थोड़ा सा तकनीक पहुंच जाए, तो उस देश का आधुनिकीकरण रोकने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर एक ब्रिटिश अधिकारी बोला था कि, इसका नाम है सुलिवन, वो बोला था कि हमारी नीतियाँ वैसे स्पंज की तरह है, जो गंगा नदी से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को तो सोख लेती है और लंदन या इंग्लैंड या ब्रिटिश के यहाँ टेम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देती है। यही सब तो किया था, इतना आर्थिक दोहन किया था, इतना आर्थिक दोहन की अब क्या ही हम बताएं।